आदरणीय शरद जी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। मैं पत्रकार हूं, वक्ता हूं नहीं। पहली बार किसी राजनीतिक मंच से मैंने पहला वक्तव्य दिया, वो भी इसी शिरडी में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ही सम्मेलन था, मंथन शिविर। इस बार फिर बुलाया गया। 2 शिविरों में मुझे बहुत फ़र्क मिला है और 1 साल में मैंने भी कुछ लोगों के मन में जगह बनाई, कुछ तरक्की की है। एक प्रोग्राम है दीपक शर्मा का, जिसे मुझे बार बार टाइगर कहता है, और वो टाइगर ऐसे मेरे पे चस्पा हो गया कि दिखने में हूँ लेकिन टाइगर लोग कहते हैं। तो अक्सर जब मैं जाता हूँ किसी सम्मेलन में तो मुझे लगता है टाइगर को जाना भी है तो शेरों के जमात में जाना चाहिए, कुत्तों के नहीं। और आज मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे बुलाया गया है या कुछ मानधन मिलता है। मैं इसलिए भी आया हूं कि जो आज मेरे सामने खड़े हैं वो वाकई मेरे से बड़े टाइगर है, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, महाराष्ट्र पुलिस, इन सब का प्रकोप झेलते हुए भी यदि आज आप इस तानाशाह सरकार के सामने आवाज खड़ी करने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो मुझे लगता है वाकई मेरे से बड़े टाइगर आप हैं। सवाल 56 इंच के सीने का नहीं होता, उसमें दिल भी होना चाहिए। जिनका सीना गिना ही नहीं जाता, क्योंकि जिसका दिल इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसे बड़े दिल वालों के लोगों के बीच में आया हूं। कल भी कुछ पत्रकारों ने बात की होगी, बहुत सारी बातें हैं। वो भी देश का भ्रमण करते हैं, मैं भी भ्रमण करता हूं। मेरे पास भी कुछ बातें है नहीं, लेकिन पिछले और इसी भाषण में बहुत बदलाव ये भी हुआ कि जब मैं शेरों की बात कर रहा हूं तो एक बार तालियां हमारे विदर्भ के शेर के लिए भी करिएगा, अनिल जी देशमुख के लिए, जिनने जेल में जाना पसंद कर दिया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भेजा हुआ वो एफिडेविट फाड़ के फेंक दिया, जिसमें ये कहा था कि आप शरद पवार, उद्धव ठाकरे का नाम लीजिए। फिर दूसरा एफिडेविट भेजा गया था कि चलो शरद जी के साथ आपके अच्छे संबंध है तो उद्धव ठाकरे का नाम लीजिए, लेकिन देशमुख है, उन्हें वो भी फाड़ के फेंक दिया और दूसरे दिन जेल चले गए। आज जब मैं बोलता हूं तो लोगों को आश्चर्य होता है। 100 करोड़ का आरोप था, 8 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन हुआ और चार्जशीट में 1 करोड़ 45 लाख का आरोप है। और जज साहब कहते हैं कि ईडी में फंसाया क्यों भाई इस आदमी को। यह वस्तुस्थिति है इस देश की। आज हम सब इसलिए हैं क्योंकि हम एक्टिविस्ट नहीं हैं, लेकिन आज एक पत्रकार होते हुए भी मंच पे इसलिए आना पड़ता है, लगातार भाषण करना पड़ता है, क्योंकि ये जनता है, इसको जगाने का काम बहुत जरूरी है। एक धर्म की अफीम लगातार नरेंद्र मोदी परोसे जा रहे हैं। वो एक कॉकटेल बनाते हैं और उसको सर्विस करने के लिए अमित शाह देश देश घूम के परोसते हैं। संघ के लोग ग्लास मुहैया करते हैं और फिर बाद में बर्तन धो के फिर नए ग्लास लेके खड़े हो जाते हैं। तो आपको इसके बीच में से रास्ता निकालना है, क्योंकि आप पदाधिकारी है, आपको गांव में जाके अपने लोगों को, मतदाताओं को जागरूक करना है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि ये बड़े दिल वालों का सम्मेलन है, क्योंकि समय ऐसा आया है कि आप किसी का विरोध करो तो आप उसके दुश्मन हो जाते हैं। पिछले शिरडी के सभा के बाद आज मैं फिर आपके बीच में हूं। इसके बीच में मैंने कई बार राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी घेरा है, आदरणीय शरद जी के बारे में भी बोला है। कल भी मैंने एक स्टोरी की जिसमें एक पदाधिकारी के बारे में बोला है, लेकिन अपने बारे में क्रिटिसाइज करने वाले को भी जो मंच प्रोवाइड करे, उससे बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता। इसलिए एक बार फिर से साधुवाद आपके समस्त नेताओं को कि जिन्होंने ये बड़ा दिल दिखाया। नहीं तो आज की स्थिति में, मेरी स्थिति दिल्ली में ये है कि बीजेपी का सांसद सामने से आता है और आप नमस्ते करो तो जवाब नहीं देता और बाद में व्हाट्सअप करता है, तू तो समझता है ना यार नमस्ते का जवाब देने का मतलब क्या है। तो हम राष्ट्रद्रोही हैं, हम देशद्रोही है।
लेकिन उनके हिसाब से है कि जो सबसे बड़े राष्ट्र को बेचने निकलने हैं, तो ऐसे राष्ट्र को बेचने वाले तानाशाह से ना सर्टिफिकेट चाहिए, ना उनके सर्टिफिकेट को तो मैं मेडल की तरह लेता हूँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजों के बाद एक हतोत्साहित हो गए लोगों का विचार लगा कि क्या एक हिंदू राष्ट्र के तहत ये भागने वाला देश है? क्या इन तीनों राज्यों में जो जीत मिली बीजेपी की, क्या वो एक तानाशाह की जीत है? क्या लोगों ने ये मान लिया कि मोदी जैसा तानाशाह इस देश में चाहिए? क्या ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इन तीन राज्यों के बारे में बताता हूं, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। इन तीनों राज्यों में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जहां लग रहा था बीजेपी कांग्रेस आ जाएगी। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश था जहां लगातार संघर्ष चल रहा था, और तीसरा राज्य राजस्थान था जिसका इतिहास है कि हर 5 साल बाद में वहां सत्ता बदल होता है। तो वहां का सत्ता बदल मुझे अपेक्षित नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के भरोसे मैं आज एक स्टेटमेंट कर रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग इससे असहाय हो जाएंगे और मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए, क्योंकि आप सब इंडिया गठबंधन के सदस्य भी हैं। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पे मैं जो देखता हूं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के भरोसे यदि सबने सोचा कि हम मोदी से लड़ लेंगे तो वो हमारी मूर्खता होगी। कांग्रेस एक घटक दल है, लेकिन यदि मोदी को पानी पिलाने वाले कोई है तो वो क्षेत्रीय क्षेत्रप है। और आज के डेट में पूरा देश यदि किसी को देख रहा है तो एक उत्तर में नीतीश कुमार है और दक्कन में शरद पवार है। आज एक बहुत बड़ा प्रयास किया कि शरद जी को उलझा के रख दीजिएगा, उनकी पार्टी तो उनको उलझा के रख दो। लेकिन जब दिल्ली के राजनीति में शरद जी की सक्रियता देखते हैं तो लोग पूछते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो गया। गोदी मीडिया लिखता है कि महाराष्ट्र में कुछ नहीं हुआ है, शरद पवार जी बहुत जल्दी बीजेपी में जाने वाले हैं। अब इतनी बार शरद पवार जी को बीजेपी में भेज चुके हैं कि अब बीजेपी वाले भी थक गए। मत बोलो यार, कितनी बार बोलोगे। अभी नीतीश जी का अधिवेशन था, नीतीश जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मीडिया ये बता रहा है कि मैं भीख मांग रहा हूं बीजेपी के दरवाजे पे जाके, भाई साहब मुझे ले लो, मैं बहुत परेशान हूं। 3 राज्यों पे आने वाले लोकसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र। पूरा देश जो तानाशाह की इस प्रवृत्ति से परेशान है, पूरा देश जो संविधान की रोज उड़ती हुई धज्जियां को आंखों में आंसू लिए हुए देख रहा है, और जो अत्याचार का तांडव चल रहा है, इससे मुक्ति सिर्फ ये 3 राज्य देने वाले हैं। और आज मैं महाराष्ट्र की भूमि पे हूं, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रोल होगा। बंगाल की शेरनी ममता दीदी ने दिखा दिया कि वो जितना आप उस पे टूट के पड़ोगे उतनी वो औकात दिखा देगी। अगली बार 35 पार का नारा लगा के आए हैं, 5 सीटें भी मिलना मुश्किल है। ये वस्तुस्थिति है। दूसरी ओर बिहार में तो जाने की हिम्मत नहीं करते। लालू यादव और नीतीश कुमार इकट्ठा होकर कांग्रेस का जब तड़का लगता है तो वहां बीजेपी अपने आप को शून्य पे पाती है। तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट देने वाला राष्ट्र, 48 लोकसभा है। मैं लगातार इस परसेप्शन के जा रहा हूं और बार बार मुझे पूछते हैं जो लोग मुझे देखते हैं यूट्यूब पे, मैं लगातार बोलता हूं कि बीजेपी यहां सिंगल डिजिट पे आ जाएगी, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है। ये वो राज्य है, वो दिल्ली के तख्त को आंखें दिखाता है। यदि शरद पवार जी ने कांग्रेस से भी त्याग करके अलग पार्टी बनाई तो वो दिल्ली के तख्त को दिखाई हुई आंखें थी, वो कोई स्वार्थ नहीं था। ये वो राज्य है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के दरबार में उसको ललकार के सजा के तौर पे नजरबंदी अपनाई थी, लेकिन पूछे नहीं हिलाई थी। वर्तमान में
आपके जो महाराष्ट्र का नेतृत्व है, हर तीसरे दिन पूछने जाता है कि साहब शक्कर चाय में डाल के पीऊं या ना पीऊं। दुख होता है, जिसको हमने शेर समझा था वो भी किस खाल का निकला। वो भी आज दिल्ली में जाके उप मुख्यमंत्री बन के पूछता है कि करूं तो क्या करूं, किसका टेंडर किसको दूं, किसका ऑर्डर किसको निकालूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसी और को चीफ सेक्रेटरी चाहते थे, दिल्ली वालों ने बोला यही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र का अपमान है, महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत लूटी थी महाराष्ट्र का साम्राज्य खड़ा करने के लिए? उसका बदला ये गुजराती ले रहे हैं महाराष्ट्र को लूट लूट के। और ये हमारे प्रदेश के ये गद्दार है जो उनको साथ देते हैं। शर्म आनी चाहिए। सवाल उठाइए, यदि महाराष्ट्र की अस्मिता आप में है, मात्र छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके काम नहीं चलेगा और जयकारा लगा के काम नहीं चलेगा। छत्रपति के फोटो को, तस्वीर को हार पहनाने से काम नहीं चलेगा। छत्रपति का एक हाथ तो गुण यथार्थ में उतारते दिखाओ या साथियों। कोई डरने की जरूरत नहीं। जिससे सारा देश डरने की बात करता है, उससे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। अनिल देशमुख बता देंगे आपको। फर्क है छगन भुजबल और अनिल देशमुख में। वो जेल से निकल कर भी सोना जैसा आग से निकल के आता है वैसा आया है, और छगन भुजबल 6 महीने की जेल में बता दिया उन्होंने कि वो क्या कर रहे हैं। मच्छर ने काटा क्या उनको? मच्छर भारी पड़ गए विचारधारा से, पार्टी से, या फिर ये सत्ता का मक्खन था? अरे इतने दिन तक साथ में रह के मक्खन ही तो खाया, भूखे थोड़ी थे। कुल मिलाकर यदि 3 राज्यों की मैं फिर उस पे आता हूं, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आपसी लड़ाई में बीजेपी को परोसा है। सिंहदेव, मेरे पहले फेज के चुनाव हुए, 20 सीटें थी। 20 सीटों के वोटिंग के बाद रात को हमने एक प्रोग्राम में बोला था कि शायद बीजेपी वहां आ सकती है छत्तीसगढ़ में, चांस है। क्योंकि उस आदिवासी सीट में जहां 20 में से 18 कांग्रेस के पास थी, उसमें से 14 बीजेपी के पास गई। क्योंकि सिंहदेव साहब कलेक्टर को फोन करके बोल रहे थे कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री मैं ही हूं, ये बघेल के 2 लोग किसी भी हालत में जीतने नहीं चाहिए। और बघेल फोन करके बोल रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री हूं, बनने वाला मैं ही हूं, मेरे ही नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है, ये 2 लोग चुनाव जीतने नहीं आएंगे। कलेक्टर को लगा इन दोनों के झगड़े में तीसरे को जितवा दो, अपना ज्यादा फायदा है। कमलनाथ जी शायद उम्र के तगाजा, हर आदमी पे उम्र हावी नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ लोगों पे ज्यादा हावी होती है। उनको लगा कि बस ये अंतिम बार है मेरा। वो और उनके बेटे चुनाव प्रचार छोड़ के पोस्टिंग और इसमें लग गए थे कि इंदौर का कलेक्टर कौन होगा, नगर निगम का कमिश्नर कौन होगा, ये पुलिस अधिकारी कौन होगा, यहाँ का कमिश्नर कौन होगा, इंटेलिजेंस का कौन होगा, और उसमें सौदेबाजी चल रही थी। और एक बात, हम भाजपा को कुछ भी कहे, भाजपा में 2 तानाशाह आने से पूरी पार्टी गलत नहीं होती, लेकिन उस पार्टी का चुनाव लड़ने का जो माध्यम है उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जिस शख्स को यह मालूम था कि वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा है, जिस शख्स को यह मालूम था कि उनका अंतिम समय है, बस इसके बाद उसकी राजनीतिक हत्या हो रही है, उसका फांसी का दिन तय था, उसके बावजूद आखिरी 15 दिन में 165 सभाएं शिवराज ने की। यह शिवराज की ताकत थी। सीखना है तो शिवराज सिंह चौहान से सीखो। और आखिरी 15 दिन में जब कांग्रेस सीटें मंत्री बनवा रही थी और अधिकारियों की पोस्टिंग कर रही थी, उसी में खेल हो गया और कांग्रेस बिना मुंह पे गिर गई। कुल मिला के यदि इन तीनों राज्यों में भाजपा की जय नहीं हुई, कांग्रेस की पराजय हुई। कांग्रेस ने सीखना चाहिए इससे। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का भविष्य कांग्रेस तय नहीं करेगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का भविष्य उद्धव ठाकरे और शरद पवार तय करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला बना है इंडिया गठबंधन में, जो जिस राज्य में बड़ा है वो तय करेगा सीटें कैसी बटेगी। और यकीनन इस राज्य में सीट के हिसाब से देखा जाए, एक बाड़ू धानोरकर की सीट थी चंद्रपुर की कांग्रेस के पास, वो भी उनका भी स्वर्गवास हो गया। कांग्रेस यहाँ लोकसभा में कांग्रेस विहीन है महाराष्ट्र। तो डरने की जरूरत नहीं है। इन 3 राज्यों में यदि खेल हो गया और बीजेपी 230-220 पे आ गई, तो फिर हम देखेंगे कि बीजेपी में क्या होता है। जिस तानाशाह से पूरा देश
परेशान हैं। आपको लगता है कि भाजपा देश से बाहर है? आप लोगों से भी ज़्यादा परेशान भाजपा है। भाजपा के नेता हैं जिन्होंने खुशाबू ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, सुषमा स्वराज जैसे नेता देखे, जहां खुल के संवाद होता था। अब तो संवाद के नाम से सिर्फ सांस ली जाती है और सांस छोड़ी जाती है। एक आदेश आता है, उसको मान्य किया जाता है। मंत्रियों को यह पता नहीं होता कि सेक्रेटरी ने कौन सी फाइल क्लियर कर दी और क्या कर दी। नाम के मंत्री है, सिर्फ फीता काटने के लिए जाते हैं। यह वस्तुस्थिति है। और यह बात मैं किसी के कहने पे नहीं, साक्षात मुझसे कई लोगों ने, 30 साल से दिल्ली में हूं, कई नेताओं से निजी संबंध होते हैं। जब वो कंधे पे आंसू बहाते तो पता पड़ता है कि हम तो कुछ भी नहीं, हमसे तो ज्यादा तकलीफ इस आदमी को है जो पार्टी के अंदर रह के परेशान हो। मतलब लंका के अंदर कोई राम भक्त हो और लंका छोड़ने की उसको परमिशन नहीं हो तो उसकी क्या हालत होती होगी। विभीषण तो बेचारे राम प्रेम में भाग आए लंका छोड़ के। उनको भी मालूम था कि वो राम प्रेम यदि लंका में दिखाएंगे तो उनकी भी हत्या होगी। लेकिन जो भाग नहीं पाएंगे लंका से, उन राम के प्रेमियों को पूछो क्या होता है। वो छटपटाहट भाजपा में है। सामने कुछ भी बोले, पीछे जो बोलते हैं वो बता भी नहीं सकता। सभ्य लोगों की सभा है। तो कुल मिलाकर देश में वातावरण, क्योंकि कोई कहते कि राम मंदिर का आयोजन, रामनवमी आने वाली थी, उसी दिन राम का जन्म था, उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा करते तो फिर उसको कैश कैसे कर पाते? आचार संहिता लग जाती है। राम इनके लिए मार्केटिंग है। राम हमारे लिए आस्था का विषय है। राम हमारे दिल में है, राम उनके दिमाग में है। राम का नाम कैसे बेचे, राम के नाम से क्या करें। मैंने पहली बार देखा कि प्राण प्रतिष्ठा जब होती है किसी मूर्ति की तो उसकी अक्षत गांव-गांव बटती है। ये नए नए कर्मकांड मैंने देखे तो मैंने बोला ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। जिस उत्तर प्रदेश में एक लड़की आईआईटी की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के कैंपस में जिसका बलात्कार होता है, बलात्कार करने वाले चौथे दिन चिन्हित होते हैं, पकड़े जाते हैं कि यही लोग हैं। लेकिन वो भाजपा के नेता थे। 1 महीने तक उनको मध्य प्रदेश में प्रचार करने दिया और उसके बाद में पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद पुलिस ने कस्टडी तक नहीं ली, सीधा जुडिशियल कस्टडी दी। मेरा एक सवाल है, जो राम को जानते हैं, कि क्या राम उत्तर प्रदेश में रहना पसंद करेंगे जहां एक लड़की की इस्मत टूटी जाती है और सरकार मौन है? मंदिर पूरा नहीं हुआ राम की प्रतिष्ठा, शंकराचार्य को बुला नहीं गया, शंकराचार्य रो रहे हैं। वो वैदिक पद्धति से सारी चीजें बता रहे हैं कि भैया पूरा नहीं हुआ, मंदिर पूरा नहीं हुआ, कहां से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अयोध्या में राम की मूर्ति स्थापित हो रही है। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, मेरे राम जिसको मेरे आराध्य है, जो मेरे दिल में है, वो उस मूर्ति में नहीं है। मेरे राम आत्महत्या करते हुए किसान के घर में हैं। मेरे राम शबरी के बेर खाते हैं। मेरे राम केवट के कंधे पे हाथ रख के उसको एहसान बताते हैं कि तुमने मुझसे एहसान किया क्योंकि मुझे नदियां पार करवाई। ये मेरे राम है। भालू और वानरों की सेना लेके एक शक्तिशाली आदमी के खिलाफ लड़ने वाला, ये मेरा राम है। अपनी एक ज्ञाता जब अंतिम समय मृत्यु शैया पे पड़ा है तो अपने छोटे भाई को ये बोल के भेजने वाला, जाके एक ज्ञानी पृथ्वी पे कभी ऐसा पैदा नहीं होगा, जाके उससे ज्ञान का पाठ ले ले बेटा। ये मेरा राम है। मेरा राम उन लोगों का साथ हो ही नहीं सकता जो लोकसभा में निष्कासन करके अपने विरोधियों को बाहर करता है। राम पूजा की वस्तु नहीं, राम जीवन में उतारने की चीज है। जिनका मुंह ही खुलता है झूठ बोलने के लिए, वो एक वचनी कैसे हो सकते हैं।
अब बहुवचनीय लोगों के पास राम आते नहीं, इतनी गारंटी है मेरी कि मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हिंदू हूं, मैं भी पूजा करता हूं, धर्म में मानता हूं और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन यदि आदिवासी या दलित गॉगल पहनता है तो उसको मारा जाता है। ये उस गुजरात में होता है जहां 35 साल से राम राज्य चल रहा है और 10 साल से वहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। मेरे राम इतने निचले स्तर पे उतरेंगे कि इनके साथ खड़े होंगे? कर्नाटक में हनुमान बजरंग बली ने बता दिया कि वो किसके साथ है। इसलिए राम का नाम लेने वालों से कॉशियस रहिए। ये राम का नाम लेने वाले वही साधु है, साधु के भेष में रावण हैं। और आज इस समय ये आपके मतों का अपहरण करेंगे। 2024 का चुनाव मैं क्यों कहता हूं ये अंतिम चुनाव होगा। 2024 में यदि यही सत्ता वापस आती है तो भूल जाइए कि संविधान भी होगा, भूल जाइए कि बात करने की कुछ परमिशन भी होगी। सुबह सब कुछ संघ की शाखा में कंपलसरी जाना होगा, कोई रोक नहीं सकता। कोई चुनाव नहीं होंगे, आपके इनकम में से आधा इनकम मंदिर को देना ही होगा। हम मनुवादी व्यवस्था पे जा रहे हैं। महाराष्ट्र संतों की भूमि है, संत पूजे जाते हैं। हमारे यहां संत तुकडोजी महाराज बहुत मनी नाही भाव मने देवा मले पाव, देव आशा न पावायचा नाही रे। दगडाचा देव त्याले वडराचं भेव, सोने चांदीचा देव त्याले चोराचं भेव, अरे लाकडाचा देव त्याले आगीचं भेव, मातीचा देव त्याले पानीचा भेव। तो मेरे राम जो मूर्ति गड़ी हुई है उसको तो वडर का डर है। राम और डरपोक हो नहीं सकता। मेरा राम कण कण में पाया जाता है, इसलिए इनके राम को मैं नहीं मानता। जिस प्रदेश की संस्कृति सुबह उठ के ही एक दूसरे को अभिवादन ही राम राम से करते हैं, ये तो राम नाम सत्य बोलने वाले लोग हैं। ये पूरे लोकशाही का, ये इस देश की आर्थिक नीतियों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का राम नाम सत्य करने के लिए सत्ता में बैठे हैं। क्योंकि मैं कई मंचों पे चैलेंज देता हूं, मैं आज भी चैलेंज दे रहा हूं इस मंच पे भी। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, किसी भी अधिकारी को, पदाधिकारी को, उन्हीं के सरकारी आंकड़ों के साथ मेरे सामने आके बैठे और बता दे तरक्की कहां की है देश ने। आंकड़े उनके होंगे, लेकिन फिर डिस्कशन के बीच में ये नहीं कहेंगे कि वो नेहरू के टाइम पे चाइना ने ऐसा किया था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। 2014 से हिसाब होगा, 2014 और इसके पहले के 10 साल, मनमोहन सिंह साहब के 10 साल और इनके 10 साल, हिसाब बराबर देख लीजिए, 0/0 है, कुछ भी नहीं। 54 लाख करोड़ से अब हम 155 लाख करोड़ पे गए और प्रोजेक्शन जो है 2026 165 लाख करोड़ का कर्ज है। 2027-28 का बजट कोई दूर नहीं है। 2027-28 हम सब रहने वाले हैं, चाहे मोदी रहे न रहे। 2027-28 का बजट जो भी सरकार बनाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि खर्चे के लिए एक पैसा नहीं होगा। जितना बजट में इनकम होगी उतना ब्याज और इंस्टॉलमेंट में जाएगा। आज 45% हमारे टोटल इनकम का हम ब्याज देने में लगा रहे हैं। आने वाले साल में वो 50-55 होगा और 2027-2028 में, क्योंकि कर्जे का फोल्ड इतना बढ़ा है। जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ी थी तो हमारे वित्त मंत्री ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी ने बॉन्ड लिए हैं, पेट्रो बॉन्ड, उसका ब्याज देने के लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। उसकी वस्तुस्थिति भी जान लीजिए। लोग ये बोलते हैं, इसका जवाब भी देना आपके पास तैयार होना चाहिए। मनमोहन सिंह ने 10 साल के लिए बॉन्ड लिए थे 1,34,000 करोड़ के। उसका हर साल का ब्याज 10,000 करोड़ था और आखिरी 3 साल में 21, 22, 23 में उसका रिपेमेंट था जो 34 और 55,000 करोड़ में रिपेमेंट हुआ। लेकिन उसके नाम पे 10,000 करोड़ लगेंगे। इसके नाम से जो टैक्सेस लगाए, उस टैक्सेस ने 7 लाख करोड़ रुपए आपके पॉकेट से निकाल के लिए।
और यदि यही सरकार रही, 1,34,000 करोड़ के नाम पे इतनी महंगाई बढ़ा के बैठे हैं, वो 150 लाख करोड़ पे क्या करेंगे सोच लीजिए। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे फोटो को सामने रख के जूते से मारेंगे कि ऐसे तानाशाही और राजनीतिक व्याभिचार करने वालों को आपने सत्ता में बिठाया है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं। महिला वंदन अधिनियम, महिला शक्ति वंदन अधिनियम 33%। हमने फॉरवर्ड ट्रेडिंग देखा था मार्केट में, शेयर मार्केट में फॉरवर्ड ट्रेडिंग होता है, कमोडिटी मार्केट में फॉरवर्ड ट्रेडिंग होता है, राजनीति में फॉरवर्ड ट्रेडिंग पहली बार देखा। बिल तो पास किया, कब होने वाला है पता नहीं। एक बिल आया अभी ट्रांसपोर्ट वाले का, जिसके लिए हड़ताल थी, वो बिल भी पास हुआ, राष्ट्रपति ने मोहर लगाई। मुझे ये पता नहीं कि राष्ट्रपति ने मोहर लगाने के बाद जो कानून बनता है वो कानून अभी लागू नहीं होगा। ये ऐसा कैसे हो सकता है? कानून बन गया, उसको लागू होना ही है। फिर ट्रक वालों को मूर्ख बनाया जैसा किसानों को मूर्ख बनाया। ये आदमी किसान का नहीं है, ये आदमी गरीबों का नहीं है, ये आदमी किसी का नहीं है, ये आदमी सिर्फ खुद का है। और कोई पढ़ा लिखा खुद के बारे में सोचो तो अच्छा सोच सकता है। अनपढ़ आदमी डिजास्टर होता है। एक कहावत है हिंदी में, बंदर के हाथ में वस्तु रख दिया तो वो कितनों को जख्मी करेगा और खुद को जख्मी कर देगा, ये कोई गारंटी नहीं। ऐसा ही वस्तुरा घूम रहा है। हमारी अर्थनीति जख्मी हो रही है, हमारी सामाजिक धरोहर थी वो जख्मी हो रही है, हमारी परंपराएं जख्मी हो रही है, संविधान जख्मी हो रहा है, हर चीज़ में जख्मी हो रहा है। इंतज़ार कर रहे कि ये खुद को कब मारेगा। बस रोज इस की लीलाएं देख रहे हैं हम, कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है। क्योंकि राहत इंदौरी का बहुत बढ़िया शेर था एक, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलना है। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलना है, सरकारी आदेश निकला है कि सच बोलना है। जिस घर के अंदर झूठों की मंडी लगी हुई थी, उसके बाहर लिखा हुआ था दरवाजे पे, सच बोलना है। यही इनकी स्थिति है। बाकी आंकड़े बहुत है, आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो बहुत क्लिष्ट हो जाता है। सिर्फ इतना कहना है कि डरने की ज़रूरत नहीं। 3 राज्यों का जो विजय है, इससे इनके लोकसभा टैली पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों राज्य जब कांग्रेस के पास थे तब भी सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट मोदी जी के पास ही थी। अब खुद का राज्य भी वहाँ पे आया तो सीट 25 सीटें हैं राजस्थान में, 25 की 28 होने वाली नहीं है। वो सीटें वैसे ही रहेगी उनके पास। इसलिए इसका फायदा लोकसभा में होगा, ये यकीनन मैं नहीं मानता। लेकिन पिछले चुनाव और इस चुनाव में जब मैंने विधानसभा के जिले वाइज लोकसभा सेक्टर में जब मैंने स्टडी किया तो एक बात समझ में आ गई। मध्य प्रदेश में 8 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए बहुत भारी है लोकसभा में, और राजस्थान में 11 सीटें हैं जहां बीजेपी अब दिन रात मेहनत करेगी, क्योंकि उनको पता है उनके हाथ में नहीं है। यदि बीजेपी को पता है उनके हाथ में नहीं है तो ये विपक्ष का काम है, उन्हें दबा के काम करना होगा कि जो अपने हाथ में है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आज बार बार लोग महाराष्ट्र में, बार बार कहता हूं कि मैं मराठी हूं, दिल्ली में हूं, तो लोग पूछते हैं कि भाई महाराष्ट्र में क्या होगा, देख लीजिए। कई बार मैं भी डर जाता हूं। बेंगलोर की कॉन्फ्रेंस थी और सारे दूर चैनलों में सुबह से चल रहा था कि शरद जी ने इंडिया छोड़ दिया, गायब हो गए, बीजेपी के साथ चले गए। अब एक एक चैनल का फोनो आ रहा है, मैं उनको बोल रहा हूं कि लेट मी कंफर्म। लोग विश्वास ही नहीं रखते, बोले आपको कंफर्म करना पड़ेगा। मैंने कहा शरद जी मुझे पूछ के जाएंगे क्या यार, लेट मी कंफर्म। और मैं सबको फोन लगा रहा हूं, कोई फोन नहीं उठा रहा। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? तो जो फोन लगा के छोड़े थे उसमें सुप्रिया ताई का भी फोन था। उधर से फोन आया, काय झालं अशोक? म्हटलं काय झालं? अरे रात्री डिनर आहे, आम्ही जाणार नाही आहे, थोडी पार्टीची कामं आहेत, जिल्ह्याला बोलतायत साहेब, उद्या सकाळी आम्ही निघतोय ना सगळे। फिर मैंने बोला एक एक को बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने उठा के ट्वीट कर दिया, स्पोक टू सुप्रिया सुळे, साहब इज गोइंग टुमारो, इंडिया इज इंटैक्ट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। फिर खबरें उतरना शुरू हो गई, वो ट्वीट आया। ये पागलपन है। नीतीश कुमार चलती गाड़ी में पान खा के थूक दे
और सामने राहुल गांधी का पोस्टर लगे तो मीडिया शुरू हो जाता है कि पोस्टर की तरफ देख के थूक दिया, नीतीश बीजेपी में जा रहे हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये व्हाट्सएप और ये जो लोग लगातार आपको भ्रमित करते हैं, इससे बहुत सजग रहने की जरूरत है। और इनका जो है अब की बार 400 पार, अब की बार 300 पार, ये युद्ध का जयघोष है, उन्माद है। लेकिन युद्ध में दोनों तरफ से जयघोष लगता है। वो अल्लाह अकबर कहते हैं, यहां से जय शिवाजी जय भवानी होता है, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है ना। तो इस अब की बार 400 पार ये छोड़ दीजिए, अब की बार गुजरात पार नहीं हो जाए, बस यही हो। तो हिम्मत रखिए, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। और पिछली बार मैंने कहा था कि खुद को कर, एक शेर कहा था कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और आप लोगों को इस स्थिति में देखने के बाद मुझे लगता है खुद तो हो गए बुलंद इतना कि अब चिंता मत कर, खुद खुदा तुमसे पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। तो इस बुलंदी पे पहुंचे हैं। एक आखिरी बात, राम मंदिर से दूर रहिए, राम के नाम के ट्रैप में मत आइए। एक घुमा फिरा के आपको राम पे लेके आएंगे और ऐसी बातें बताएंगे कि जो राम किसी कोई नहीं है। नीलेश कुलकर्णी ने एक विदेशी एक पब्लिशर ने उसको एक किताब लिखने के लिए कही थी, जो अयोध्या से लंका राम किस रूट से गए, वो ट्रैवलॉग है, यात्रा वृत्तांत। उसके लिए उस लेखक ने जब कई रामायण पढ़े तो उसने जब मेरे से बात की तब उसने कहा कि वाल्मीकि रामायण में तो राम भगवान है ही नहीं, वो एक सामान्य आदमी की कहानी है। तुलसीदास ने भगवान का रूप दिया। हम मानते हैं राम को, चलो ठीक है, लेकिन इनके राम को नहीं। इनका राम एटीएम है, एक एटीएम लगाया जिसके ऊपर राम लगा दिया और उसके मतदान निकालते हैं, हर जगह लगाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी राम नहीं चले। मैं बता दूं आपको, विधानसभा के चुनाव उठा के नतीजे देख लीजिए। अयोध्या जहां राम का मंदिर बन रहा था, उस सेक्टर में सबसे ज्यादा बीजेपी ने मार खाया। यदि बीजेपी उत्तर प्रदेश में वापस आई तो बहन मायावती की कृपा थी, 153 सीटें, एक एक सीट का मैं विवरण दे सकता हूं, कोई मेरे पास आ जाए। 153 सीटें बीजेपी को सिर्फ मायावती की वजह से मिली है। नहीं तो बीजेपी 153 निकालो तो 70 सीटों पे आती है। और सारा प्रकोप झेलते हुए भी 44 सीट पे से 125 पे पहुंचा है अखिलेश। जब पूरा देश बीजेपी को 300 पार ले गया, तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 10 सीटें खोई है, यह भी ख्याल रखिएगा। इस बार और यदि 10 सीटों का गड्ढा हो गया तो मुश्किल है। तो इसलिए हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जो मशीनें बोलते सब अपने जगह पे है। मशीनों का खेल भी मैं नहीं मानता इतना बड़ा होगा। आपको सजग रहने की जरूरत है कि मशीनें बदले नहीं। आपको सजग रहने की जरूरत है कि मतदान खत्म होने के बाद आपके जो एजेंट अंदर बैठे हैं, वो जब बाहर निकाले जाते हैं कि चलो साइन करो, हो गया मतदान, तब जब तक मशीनें सील होकर बाहर नहीं निकलती आप मत छोड़िए। गुजरात में यही खेल हुआ, 1 घंटे में 57 वोट डले एक मशीन पे, क्योंकि आपके पदाधिकारी निकल गए, उन्होंने अधिकारियों ने खेल किया। वो खेल कर्नाटक तेलंगाना में नहीं हुआ, तो नतीजा आपके साथ है। ये उधार के सिंदूर पे जीने वाले लोग हैं। इनकी अपनी सरकार, यदि मैं बताऊं आपको, सिवाय गुजरात, बीजेपी इज अ रीजनल पार्टी ऑफ गुजरात, बाकी सब जगह उधार के सिंदूर पे जीते हैं। और उधार का सिंदूर रखने वाली महिला सामने आती है तो उसको एक भी पतिव्रता, चाहे कितनी भी गरीब हो, बहुत भारी पड़ती, इसका विश्वास रखिए। इसलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे चलने वाली सरकारें, राजनीतिक दल, इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होता। 10 साल हो गया, अब बोनस नहीं। इसलिए पूरे ताकत के साथ लगे रहिए। हमें सवाल ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन आने के बाद सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है इंडिया गठबंधन मुझे फ्रंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सरकार के सवाल पूछने वाले लोग हैं। जो सरकार में रहेगा सवाल पूछेंगे, साथ बैठ के चाय पीते हैं। जयंत जी सत्ता में आएंगे तो हमको बिठाएंगे नहीं, क्योंकि 4 सवाल हम उनको भी पूछेंगे, उनके खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन फिर पत्रकार का काम सवाल पूछना है। पत्रकार का काम सत्ता के दरबार में पैरों में घुंघरू बांध के नाचना नहीं है, वो काम नर्तकी का होता है। तो जितने लोग हैं, सवाल पूछने वाले बहुत लोग हैं। यूट्यूब में यदि करोड़ों लोग देखते हैं तो कुछ तो लोगों ने सोचा होगा, कोई तो लोगों को लगता है कि ये बात सच्चाई कह रही है। तो पूरे ताकत के साथ रहिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अभी मुंबई से
हमारे अनिल गाड़ी बड़े भाई है, उन्हीं के साथ मैं आया, क्योंकि वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, वो सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं। शिरडी में आए तो साईं बाबा और मुंबई में रहे तो साहब। तो उन्होंने कहा कि मैं लेके चलता हूँ तुम्हें, तो उनके साथ मैं आया। मैं कसम से कहता हूँ आपको, मुंबई से शिरडी आते तक पूरे पेच ढीले हो गए, 3 बार गाड़ी से उतरना पड़ा, पैर अकड़ गए। तब मैं ताज्जुब लगता है कि इस उम्र में, इस स्थिति में यदि ये आदमी पूरा महाराष्ट्र नापता है गाड़ी से, तो मैं नतमस्तक हूं ऐसे ऋषि तल्ली इंसान के सामने। और जब ऐसा सेनानी आपको मिला है, जैसा सेनानी आपको मिला है, उस सेनापति के पीछे खड़े रहने वाले सैनिक को भी थोड़ी तो बराबरी करनी चाहिए। इसीलिए यदि वो पूरी ताकत झोंकते हैं तो आप अपने में से 50% भी झोंकेंगे तो फडणवीस अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हारेगा। अजीत पवार का क्या होगा ये मैं आप पे ही छोड़ता हूं, आप ही के परिवार के हैं। छगन भुजबल के लिए इस बार नासिक के अंगूर खट्टे होंगे, बता देता हूं मैं आपको। तो लगातार मैं बार बार कहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी का विरोध करता हूं, लेकिन एक बात नरेंद्र मोदी की मैं मानता हूं और मैं उसके लिए सबके सामने सैल्यूट करता हूं। नरेंद्र मोदी ने एक बात सबको कही, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, समझने का प्रयास कीजिए। उनने कहा आत्मनिर्भर बनो। इसका सही मायना है कि आत्मनिर्भर बनो, मेरे भरोसे। और अब जब आगे वाले ने हाथ उठा ही दिया है अपने पे, तो ये समय है बताने का कि इतने आत्मनिर्भर बन सकते हैं कि तेरा भी भार उठा सकते हैं। अब तुम रिटायर्ड हो जाओ, घर बैठो, आपकी सेवा भी कर सकते हैं और आपका हश्र अडवाणी जैसा नहीं करेंगे, ये भी गारंटी दीजिए। क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ लोग हो सकते हैं कि जो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, लेकिन आज भी महाराष्ट्र वारकरियों का प्रदेश है, जहाँ हमेशा चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सामने कोई आता है तो एक दूसरे के चरण छू जाते हैं। आज फिर आपने मुझे सुना, आपने मुझे कहा बोलने के लिए, तो मैंने बोला। मुझे ताई ने कहा था कि आधा घंटे का समय है, तो मैं वाइंड अप करने का प्रयास कर रहा हूं उसमें। नाही, बोलण्यासारख्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, पण त्या रिपीट होतील। आज सगळ्यांना, बाकी लोकांनाही ऐकायचं आहे। फक्त माझं एवढं म्हणणं आहे की मी देशभर फिरत असतो, प्रत्येक राज्यात मोदींना बाहेर पाठवण्यासाठी लोक कमर कसून आहेत। महाराष्ट्र राव कमी पडू नका, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव डुबवू नका। पुन्हा एक वेळा अशा महाराष्ट्रातनं लोक पाठवा की दिल्लीच्या समोर छाती ठोकपणे सांगेल की आम्ही महाराष्ट्रातनं आलेलो आहो, तुम्ही दिल्ली आहात, तुम्ही आमचं ऐकून घ्याल। फार बरं वाटतं जेव्हा इंडिया गठबंधन में बोलते कि शरद जी क्या बोल रहे, सोचना पड़ेगा, शरद जी का टोन देखना पड़ेगा, शरद जी का मूड देखना पड़ेगा। लगता है यार महाराष्ट्र में कोई है जिसके मूड से इस देश की राजनीति चलती है, अच्छा लगता है। मराठी हूं, हो सकता है कि व्यक्तिगत कई बार मैंने हमले भी किए हो, ये राजनीति है। वो राजनीति करते हैं, राजनीति में राजनीति के लिए सही क्या गलत क्या उस हिसाब से चलते हैं। हम राजनीति नहीं करते, हम सामने से देखते हैं। हमको लगता है गलत हो गया तो हम तुरंत सवाल उठाते हैं, कहते भी हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि चलो ठीक है, पत्रकार है, उसने अपना काम किया। अब मुझे लगता है कि ये पीढ़ी खत्म हो गई है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि पत्रकारों को सहन करने वाले कोई राजनेता भी मिलेंगे और पत्रकारों को इज्जत देने वाले राजनेता मिलेंगे। आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे बुलाया, शरद जी के सामने पहली बार बोल रहा हूँ, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जयंतराव आपको धन्यवाद, आपने फ़ोन करके बोला। देशमुख साहेब तुम्हाला, आव्हाड साहेब त्यांचाही फोन आला होता की यायला पाहिजे, आणि मी राजकारणाच्या कुठल्या ह्याच्यावर जात नाही, पण मागच्या भाषणानंतर मला वाटलं नाही, आपण एवढं बोलूनसुद्धा जर आपल्याला इज्जत देते तर आपण ती इज्जत घेतली पाहिजे, कारण देणारा कोण आहे हे पाहायचं। तुम्हाला इज्जत जर मोठे लोक देत असतील तर ती घेतली पाहिजे, त्यात माझा सन्मान आहे। आज मी इथं आलो, तुमच्यासमोर बोललो, तुमचा सन्मान झाला। एक शेवटची गोष्ट सांगतो, काही इश्यूज असे आहेत की ते मला वाटतं तुम्ही लोकल लेवलवर उचलायला पाहिजे, त्यांनी तुम्हाला जास्त समर्थन मिळून। मी काही राजकारणी नाही त्यामुळे काही ज्ञान देऊ शकत नाही, पण शिर्डीचाच विषय जर काढला तर, कारण साहेब इथे ॲग्रिकल्चर आहे आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न समजणारे, शेतीला समजणारे, मला वाटतं आता ते
अंतिम नेता आहेत. त्यानंतर या देशात कुठलाही नेता नाही ज्याला खरोखरच शेतीचं काही ज्ञान असेल. हे मी छाती ठोकपणे दिल्लीत 30 वर्ष वास्तव्य केल्यावर आणि असंख्य नेत्यांना पाहिल्यावर. एक ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर होते, ते मागच्या वेळेला मला भेटले. ते म्हणाले की शरद जी जैसा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा नहीं अशोक जी, ही नोज व्हाट एग्जैक्टली द इश्यूज ऑफ द फार्मर्स आर. लेकिन इसी शिरडी में करीब करीब 1000 एकड़ ज़मीन है, सुपीक ज़मीन है, सुपीक ज़मीन आहे ती. मी तुम्हाला सांगतो, सुपीक जमिनीवर कॉम्प्लेक्स बनवू नका. सुपीक जमीन मिळत नाही आहे. येणाऱ्या 10 वर्षानंतर सुपीक जमिनीसाठी लोक माऱ्या फिरतील. मॉल तुम्हाला 2 टाईमचं जेवण देणार नाही. सुपीक जमिनी जिथे आहेत तिथेच त्या जमिनी वाचवायला हव्या. 1000 एकर सुपीक जमीन इथे महाराष्ट्र शासनाची आहे. ती काही काळ म्हणजे त्या जमिनीला भरभरून मुबलक पाणी आहे, ऊसासाठी आहे. तिथे काही काळ लोकांना म्हणजे लीजवर देऊन तिथे ऊसाचं पीक घेतलं जायचं. मधात काही गिधाडांनी त्याच्यावर नजर ठेवली आणि मी आता असं ऐकलं की तिथं लॉजिस्टिक पार्क उभारणार आहे. अहो, लॉजिस्टिक पार्कसाठी नाशिकला माळरानाच्या भरपूर जमिनी आहे जिथं काही उगवत नाही. त्यामुळं असे जर डाव होत असेल तर हे नगर जिल्ह्यातल्या लोकांना, शिर्डीच्या लोकांना आंदोलन उभं करायला हवं. आणि मी साहेबांना सांगतो याच्यात नजर ठेवायला हवी साहेब, कारण जे लोक शेती करू शकतात, शेती नाही, त्यांच्यासाठी हा एक गोल्डन चान्स असेल. त्यामुळं काही गिधाडांची जर याच्यावर नजर असेल तर तो हाणून पाडायचा. आणि प्रत्येक ठिकाणी मी नेहमी म्हणतो की एक न्यूज लॉन्चर, माझं स्वतःचं पोर्टल नव्हतं, मी लोकांच्यासाठी कार्यक्रम करायचो. पण मी एक थोडंसा, त्याला मला लोक नालायकी म्हणतात आमच्या लाईनमध्ये. मी प्रत्येक पोर्टलला जेव्हा जातो तेव्हा म्हणतो तुम्हाला माझी सेवा पाहिजे, मला पैसे पाहिजेत. मी पैशाचं बोलत नाही, कारण माझ्याकडे ट्रान्सफर पोस्टिंग कुठलाही धंदा नाही, माझी काही प्रॉपर्टी नाही. त्यामुळे जे काही मी बोलतो त्याच्यावरूनच मी कमावतो. पण आता मी फार मित्रांच्या न्यूज लॉन्चर म्हणून आम्ही एक पोर्टल सुरू केलेलं आहे. ते पहा, तुम्हाला रोज वेगवेगळ्या देशातल्या वेगवेगळ्या घटना मिळतील, त्याच्यावर विश्लेषण मिळेल. ही तुम्हाला विनंती पुन्हा एक वेळा सांगतो, लोकल इश्यूजला प्राधान्य द्या. राम मंदिराच्या पेचमध्ये पडू नका. BJP नेहमी ट्रॅप लावतं, चक्रव्यूह करतं आणि प्रत्येक वेळा त्या चक्रव्यूहमध्ये आपली स्थिती अभिमन्यूसारखी होते. यावेळेला त्या चक्रव्यूहमध्ये जाऊ नका, तोच त्यांचा पराजय आहे. त्याला आपल्या फ्रंटवरल्या ममता बेनर्जींनी कसं हरवलं ते पहा. तो तिथे राम म्हणायचा, ती तिथे काली म्हणायची. तो जो इश्यू उठायचा ते सोडलेच नाही, त्यांनी आपलेच इश्यू घेतले आणि लोकांना वाटलं की आमच्याबद्दल बोलणारी ही बाई आहे. त्यामुळं तिसरी इकॉनॉमी, अहो काही नाही, तिसरी इकॉनॉमी. एका कंपनीचं टर्नओव्हर 1000 करोड होतं आणि कंपनीचा लॉस 200 करोड होता. आणि एका बनियाचं दुकानाचं टर्नओव्हर 5 करोड होतं आणि प्रॉफिट 1 करोड होतं. तो मोठा माणूस. 300 म्हणजे तिसरी इकॉनॉमी झाल्यावरही जर आपल्यावर जगात सर्वात जास्त कर्ज असेल आणि IMF म्हणते की तुमची लंकेसारखी स्थिती होईल, त्याच्यासारखं आपल्याला शर्मनाक गोष्ट नाही आहे. रुपया रोज खाली पडतो, शर्मनाक गोष्ट नाही आहे. या बेशरम लोकांना शरम येत नाही, आपल्याला यायला पाहिजे. आपला देश है, यांच्या बापाचा नहीं है, वो हमारा देश है. इनको तो हमने थोड़ा सा संभालने के लिए दिया था, ये बेच खा रहे हैं. अब इनकी विदाई का समय हो गया है. उस विदाई के लिए, क्योंकि इसके बाद अगला अधिवेशन होगा तो शायद मुझे बुलाया जाएगा और मैं आऊँ तो शायद तब तक 2024 पार कर चुका होगा. तब तक आशा है कि जब हम बोलेंगे तब ये बोलेंगे कि आने वाले 5 साल में देश कैसा होना चाहिए, क्योंकि तब सत्ता शायद हमारे हाथ में होगी, आप लोगों के हाथ में होगी. इसी के साथ मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ. जय हिंद, जय भारत.